कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें कार्यपत्रक संख्या 13 मिली है। डेट जो है 5 अगस्त 2021 की डेट है। ये विषय सामाजिक विज्ञान का ये भूगोल पाठ है। कक्षा 9वीं क्लास के लिए विद्यार्थी नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। पाठ 2 हमारा जो है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप यानी कि भारत में कैसी स्थितियां हैं, किस तरीके से भारत है, तो उसके भौतिक स्वरूप को मुख्य रूप से हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा जा सकता है, जिसके अंतर्गत उत्तरी हिमालय जो क्षेत्र है उसको हमने पढ़ा था, हिमालय क्षेत्र को, जो कि उत्तरी दिशा में स्थित है। जो अगला जो पढ़ने जा रहे हैं भारत के भौतिक स्वरूप में, जो क्या है, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जैसे दिशा से पता चल रहा है, ये उत्तरी क्षेत्र की बात की जा रही है। और मैदान यानी कि मैदान का मतलब आप समझ गए, वो समतल स्थान जो है लगभग होता है। तो उत्तरी मैदान जो है, इसकी खासियत क्या है, ये समतल स्थान है, समतल स्थान है। तो इसी चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेज देने वाली आज की ये वर्कशीट है आपकी। उत्तरी मैदान, तो इसका निर्माण 3 प्रमुख नदीय प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जल और मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। अब देखिए, नदी जब बह के आती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के आती है। तो ये नदियाँ जब, थोड़ा सा समझ लीजिए, वर्कशीट को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, हिमालय पर्वत का पहाड़ है, ठीक है। यहाँ से जब नदियाँ आती हैं या कोई और माउंटेन है, वहाँ से जब आती है, तो नदियाँ आती है, तो जब पहाड़ों से आ रही है नदी, तो इसकी स्पीड क्या होती है? तेज़ होती है या धीमी होती है? इसकी स्पीड तेज़ होती है, क्योंकि ये ऊंचाई से आ रही है। जब ऊंचाई से आती है तो धीरे 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 नीचे वाले क्षेत्र पे जब आ जाती है, समतल वाले क्षेत्र पर आ जाती है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, इसकी स्पीड जो है मंद हो जाती है। और आगे जा कर के देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे फैल जाती हैं, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या है, और ज़्यादा कम हो जाती है। उसके पास की जो भूमि होती है दलदली हो जाती है ना। तो ये जो समतल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इसको पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाता है? जल मिल जाता है। पर्याप्त मात्रा में इसकी जो भूमि होती है आसपास की क्या होती है? उपजाऊ बन जाती है। क्यों? पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है। इसको मिट्टी की अच्छी प्रकार मिल जाती है, जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदियाँ जो है, जो जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। तो ये जो मिट्टी है, कौन सी बात की जा रही है? जलोढ़ मिट्टी की बात की जा रही है। और बात की जाए भारत के भूमि पे सबसे अधिक जो मिट्टी है, जिस पे खेती की जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी का ही फैलाव है। तो मिट्टी के प्रकार में और इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो अभी सिर्फ इतना समझिए। अब बात की जाए तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो नदियाँ आती हैं ऊपर से और फिर समतल स्थान पर पहुँचती है, तो जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से हुआ है समतल मैदान का निर्माण। उत्तरी मैदान की बात की जा रही है, उत्तरी मैदान का निर्माण, ठीक है। उत्तरी मैदान का मतलब बात की जाए, पंजाब वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वाला, और उसके जस्ट नीचे वाला थोड़ा सा क्षेत्र, और बिहार, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र की बात की जा रही है। ये उर्वरता, इसका आकार समझ लीजिए। इसका आकार जो है 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि, अभी जो मैंने बताया आपको, पानी की पर्याप्त उपलब्धता होती है यहाँ पर। ये उत्तरी मैदान की बात की जा रही है। जलवायु अनुकूल जो है जलवायु होती है। यातायात के सुलभ साधन होते हैं। अब यातायात के सुलभ साधन क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्थान जो होता है, जो भूमि जो होती है समतल होती है, तो वहाँ पर रेल मार्ग बिछा लो आप, सड़कें बना लो आप, हवाई अड्डा बना लो आप, कुछ भी बनाया जा सकता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात के इतने सुलभ साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका ज़्यादा होता है, वहाँ पर अपनी अलग तरह की सुविधाएं होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है उत्तरी मैदान की। और इसका परिणाम क्या होता है? ये सब सुविधाएं जो है, इसका परिणाम क्या होता है कि इसके कारण ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर अधिक बस जाती है इन कारणों की वजह से। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा आपने, मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। मोटे तौर पर इन्हें 3 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। उत्तरी मैदान को देखिए, पंजाब का मैदान, तो पंजाब जैसे नाम से पता चल रहा है, पंजाब वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब के मैदान से नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी वाला भाग है, उसको पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निपेक्षों से बना है। दो नदियों के बीच की भूमि की अधिक संख्या। तो देखिए, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे कोई नदी आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई नदी आ रही है, ये इस तरीके से,
कोई नदी बह रही है, ये एक नदी इधर बह रही है, तो ये बीच वाली भूमि क्या हो गई, ये दो आब हो गई। तो पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर 5 नदियाँ हैं। अगर हो सकते हैं 4 नदी होती तो 4 आब हो जाता है, 6 नदी होती तो 6 आब नाम हो जाता। ऐसा मतलब गैस किया जा रहा है। 5 नदियाँ हैं तो इस वजह से उनका नाम पंजाब पड़ा। चलिए अब आगे बात की जाए गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, पंजाब का मैदान के में किसका प्रभाव पड़ता है, सिंधु और उसकी सहायक नदी का। अब गंगा के मैदान की बात की जाए तो नाम से ही पता चल रहा है, गंगा नदी की बात की जा रही है, मैदान यानी समतल क्षेत्र की बात की जा रही है। उत्तरी मैदान का मध्य भाग, उत्तरी मैदान का मध्य भाग यानी बीच वाला भाग, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेपों के द्वारा बनी हुई है। इसका विस्तार घग्गर नदी हरियाणा से, घग्गर नदी हरियाणा से तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल तक है। ठीक है, तो ये बीच वाले मध्य वाले भाग की बात की जा रही है कि घग्गर नदी हरियाणा से लेकर तीस्ता नदी कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान का नाम दिया गया है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, अब ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र के कहाँ पर, असम वाले के आसपास क्षेत्र की बात की जा रही है। उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग, उत्तरी मैदान का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग यानी भारत की पूर्वी भाग की जो बात की जा रही है, उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर जो मुख्य रूप से असम में फैला है, असम से संबंधित है ये। यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया जाता है। तो वाला क्षेत्र जो है उत्तर मैदान का जो पूर्वी भाग है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र की वजह से जो है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों की वजह से फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मैदान की बात की जा रही है। अब देखिए मुख्य रूप से 3 भागों में बांटने के बाद आकृतिक भिन्नता के आधार पर कुछ इनमें भिन्नता भी पाई गई है, जो मुख्य रूप से 3 यहाँ पर बताई गई है, तो उप वर्गों में बांटा गया है। अब इसमें 3 भिन्नता के आधार पर इसमें क्या किया गया है, देखिए उनको नाम दिया गया, अलग अलग नाम दिया गया। अपने 9वीं क्लास में भी अभी पढ़ रहे हैं आप, इससे पहले भी पढ़ा होगा आपने। भाबर, शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप जहाँ नदियाँ नज़र नहीं आती हैं भाबर कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए बात की जाए, ये भाबर और तराई ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसको रिलेट करेंगे तो याद रखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए भाबर क्या होता है, जब ये पूर्वी क्षेत्र की बात की जा रही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात की जा रही है, जब नदी पहाड़ों से आती है तो अपने साथ साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके लेकर आती है, पहाड़ी क्षेत्रों वाली। तो कंकड़ पत्थर जब इकट्ठा करके लाती है तो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, जब नीचे स्लो तीव्रता कम हो जाती है तो क्या होते हैं, वो वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, कंकड़ पत्थर। वो आगे नहीं बह पाते क्योंकि नदियों की जो स्पीड है, तीव्रता जो है वो भी कम हो गई है। ठीक है, तो क्या होता है, पट्टी में गुटिका का निक्षेप जहाँ नदियाँ नज़र नहीं आती है भाबर कहलाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पर नदियाँ नहीं नज़र आती है आपको, क्या होता है, वो नीचे वाले पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ मान लीजिए पहाड़ पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, नदी पीछे से नदी आ रही है, तो नदी जो है पहाड़ के ऊपर से तो नहीं निकलती होगी, देखा आपने, उसे नीचे से ही रास्ता बना लेती है, नीचे से रास्ता बना के निकल जाती है। तो उसी को भाबर की बात की जा रही है। और तराई की बात की जा रही है, भाबर के दक्षिण में मान लीजिए, मतलब भाबर है ये, ठीक है, नदी आ रही है, यहाँ पर पत्थर इकट्ठे हो गए, ये भाबर के दक्षिण में, यानी कि दक्षिण यानी ये वाला इलाका, दक्षिण में क्या होता है, देखिए भाबर के दक्षिण में उपस्थित नम एवं दलदली क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः निकल आती हैं, जो घने जंगलों से भरा है, तराई कहलाती है। अब नदी जब पहाड़ और कंकड़ पत्थर जो इकट्ठा हो जाता है, उसके नीचे से जब नदी निकलती है तो आगे जाकर के उसकी तीव्रता और कम हो जाती है, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, दलदली भूमि हो जाती है। आगे जाके जहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है तो भूमि क्या हो जाती है, दलदली हो जाती है। तो फिर वो क्या होता है, आसपास का क्षेत्र जो क्या होता है, पानी की वजह से क्या होता है, हरा भरा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो पहले भाबर फिर तराई। अब बात कीजिए भांगर की और खादर की, हमने एक दूसरे को रिलेट किया तो जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। भाबर और खादर, पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका चबूतरे जैसी आकृति बनाती है भाबर कहलाती है, यानी पुराने जलोढ़ मैदान, ये जलोढ़ मिट्टी से भी संबंधित है और पुरानी मिट्टी है। कौन सी है, पुरानी मिट्टी है। जबकि खादर क्या है, नई मिट्टी है, अभी बताएंगे। चबूतरा जैसी आकृति बनाती है, यानी चबूतरा जैसी आकृति बना के मिट्टी क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, मिट्टी जो है इकट्ठी हो जाती है, भाबर कहलाती है। अब नए जलोढ़ों का निक्षेप नहीं होता है, नए जलोढ़ों का निक्षेप क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए नदी वाला इलाका है, नदी बह रही है,
तो इसके पास वाला इलाका क्या होगा, यहाँ पर तो पानी मिलती रहती होगी, लेकिन दूर वाला इलाके में क्या होगा कि यहाँ पर इतना दूर तक वाले इलाके में क्या पाएगा कि पानी इतना नहीं मिल पाएगा इसको, तो ये पहले से इकट्ठी होती रहेगी, चबूतरा बन जाता है मिट्टी इकट्ठा हो के। तो क्या हो गया ये पहली चीज़ कि ये पुरानी मिट्टी है। दूसरी क्या है, ये नदी के दूर वाला इलाका है, ठीक है। यह यहाँ मिट्टी में पाए जाने वाले चूनेदार निक्षेप को कंकड़ कहा जाता है। तो कंकड़ पत्थर कहा जाता है क्योंकि कंकड़ पत्थर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, स्पीड स्लो होने की वजह से सारा कंकड़ पत्थर एक जगह इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। अब बात की जाती है खादर की। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा विवा निक्षेप जो उपजाऊ होने के कारण गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब खादर वाला इलाका कौन सा होता है, खादर वाला इलाका जो होता है नदी बह रही है, इसके पास वाला इलाका जो है वो क्या है, खादर है। तो पहली चीज़ कि ये नदी के पास वाला इलाका है, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हर साल जब मानसून आता है पानी भर जाता है नदियों के अंदर, तो इसके पास वाली भूमि के पास क्या होता है, ये मिट्टी इकट्ठा होती रहती है, पानी तो बह जाता है आगे, ये मिट्टी इकट्ठा होते रहती है, मिट्टी इकट्ठा होती है तो क्या होता है, ये नई जलोढ़ मिलता है, ये क्या है, नई मिट्टी है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि खेती करने के लिए आदर्श होती है, यानी कि नई मिट्टी मिलती रहती है हर बार, तो उपजाऊ काफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती करने के लिए क्या होती है, आदर्श स्थिति होती है, आदर्श जगह होती है। चलिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इस प्रश्नों को भी अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे और तो और ज़्यादा आपको क्लियरिटी इस टॉपिक से संबंधित और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए पहला प्रश्न क्या था, पढ़िए। भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन किन नदियों का योगदान है, किन्हीं 3 नदियों के नाम लिखे। तो हमने इस टॉपिक को जो पढ़ा था तब शुरू में पढ़ लिया था क्या कि भारत के उत्तरी मैदान में किन का प्रमुख योगदान है, सिंधु, इसको गंगा कर लेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां हैं। तो 3 नदियां पूछें तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मुख्य रूप से इन्हीं का नाम लिखेंगे उत्तरी मैदान के निर्माण में। मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के जमाव के क्या कारण है। अब देखिए मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक क्यों बस जाती है, क्यों हो जाती है अधिक जनसंख्या, क्यों, क्योंकि भूमि जो होती है उपजाऊ भूमि होती है, समतल स्थान होता है, समतल स्थान होने की वजह से वहाँ पर घर बन सकते हैं, सड़कें बन सकती हैं और भी कोई कार्य हो सकता है। जल की उपलब्धता होती है कि नदियों का जो क्या होता है, तीव्रता कम हो जाती है तो नदियाँ के साथ साथ नहरें निकाल दी जाती हैं, ठीक है, और दूसरे काम जो आते हैं जल से संबंधित। तीसरा अनुकूल जलवायु तथा वातावरण। जलवायु क्या होती है वहाँ की, अनुकूल होती है, ज़्यादा मतलब बाढ़ भी नहीं आता है, ज़्यादा मात्रा में बाढ़ भी नहीं आती है, ज़्यादा वर्षा भी नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में वातावरण जो है बना रहता है। चौथा क्या है, समतल स्थान होने के कारण परिवहन के साधनों का विकास। अब समतल स्थान है तो वहाँ पर परिवहन, रेल मार्ग बिछा लो आप, हवाई अड्डा बना लो आप, ठीक है, सड़क बना लो आप, तो समतल स्थान होने के कारण परिवहन साधनों का क्या होता है, वहाँ पर आप विकास कर सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है। भारत के जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा है भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुआ है। मैदान का निर्माण किस वजह से हुआ है, क्योंकि इनके द्वारा क्या लाया जाता है, अपने साथ साथ बहा के लाती हैं मिट्टी, तो जो वो मिट्टी जम जाती है, तो इसी वजह से इसका निर्माण हुआ है। चौथा, तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा रहता है। तराई वाला भाग कौन सा, देखिए नमी तथा दलदली होने के कारण तराई भाग घने जंगलों से भरा रहता है। बताया था ना आपको कि जब नदियाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है, जब पहाड़ों से आती हैं नदियाँ बहा के साथ अपने कंकड़ पत्थर लेकर आती है, तो कंकड़ पत्थर जब तीव्रता कम हो जाती है नदी की, इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाने के बाद फिर क्या होता है, जब पहाड़ के ऊपर से तो नहीं निकलेगा ना, पत्थर के ऊपर से नदी नहीं निकलेगा, वो नीचे से निकल जाती है रास्ता बना करके। जब रास्ता बना करके नीचे से निकल जाती है तो आगे जाके उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी तीव्रता और स्लो हो जाती है, तो वहाँ जाकर क्या होता है, वो तराई वाला क्षेत्र बन जाता है। तो उसकी तराई वाला क्षेत्र जो हो जाता है, दलदली भूमि हो जाती है, तो आसपास का क्षेत्र क्या होता है, पर्याप्त जल मिल जाता है, तो हरा भरा हो जाता है। 5th क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए उपजाऊ क्यों होती है। अब खादर वाला इलाका जो है, देखिए खादर से पता चल जाना चाहिए आपको कि ये स्थान जो है उपजाऊ भी होता है। यमुना नदी के साथ लगी हुई भूमि दिल्ली 2 बार आगे, दिल्ली 1 बार लिखेंगे,
यमुना नदी के साथ लगी हुई भूमि दिल्ली का खादर क्षेत्र है। तो यमुना नदी बह रही है जहाँ पर, उसके साथ वाला क्षेत्र जो क्या है खादर क्षेत्र है। नाम बता दिया हमने। अब इसका अगला क्या था कि नाम लिख के बताइए कि उपजाऊ क्यों होता है। नदी के पास होने के कारण बहुत उपजाऊ है। नदी के पास वाला इलाका है तो बहुत उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ नदी तो सीधा बह जाती है, उसके साथ साथ जो नीचे पाती जो मिट्टी आती है उसका जमा हो जाता है, जिससे कि मिट्टी क्या होती है, साल दर साल मानसून की बाढ़ के कारण नई मिट्टी का जमा होता रहता है। मानसून आती है, नदियाँ तो बहती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ जो मिट्टी होती है वहाँ पास में इकट्ठी होती रहती है, जिससे कि क्या होता है, हर साल उपजाऊ मिट्टी, वो नई मिट्टी इकट्ठा होती रहती है, जिसकी वजह से वो उपजाऊ होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। समझ में आएगा, अपने विषय अध्यापक को करके इसको भेजिए, चेक करवाइए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि दूसरे का भी भला हो पाए।